गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे और उसमें फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें केमिस्ट्री के बारे में क्या इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, केमिस्ट्री आई कहां से है, फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं कपिल सिंह और लर्निंग फोरम से आपको बेहद स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री असल में है क्या, इसके बारे में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। तो केमिस्ट्री है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which tells about the composition, properties and changes occur in matter। ठीक, तो ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स या विच टेल्स अबाउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन एक पहला वर्ड हमारा हो गया, दूसरा वर्ड है प्रॉपर्टी और तीसरा वर्ड है चेंजेस अकर्स इन अ मैटर। अब सबसे पहले जो है, अगर केमिस्ट्री बोलता है कि कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और चेंजेस जो कि मैटर में होंगे, उसको स्टडी जो हम लोग करेंगे वो केमिस्ट्री के अंदर। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर के बारे में जानने के लिए, तो मैटर में अगर हम क्लास 9 में चले जाएं तो एक बेसिक डेफिनेशन हमारी होती है क्या, एनीथिंग which have mass and occupy space। ठीक, तो कुछ भी हो जिसके पास मास होना चाहिए और जो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। अब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये एक डस्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ इसका मास होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, इसका डायमेंशन क्या है, l into b into h, लेंथ into ब्रेड्थ into हाइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो वर्ड इसमें भी यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हो रहा है मास और दूसरा हमारा हो रहा है स्पेस। ठीक, तो मास जो डिफाइन करता है, हमको पता है मास को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और स्पेस क्या होता है, स्पेस को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। अब जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक कमरे में जो है एक टेबल रखी हुई है, एक चेयर रखी हुई है। तो जो चेयर का जो वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम उसने उस कमरे के जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब अगर टोटल कमरे का वॉल्यूम अगर मान लो 100 मीटर क्यूब है, तो अगर मान लो उसने अगर चेयर का वॉल्यूम मान ले तो उसको मान लो कि है 10 मीटर क्यूब हो गया। तो 10 मीटर क्यूब क्या है, उसका जो वॉल्यूम का टोटल 100 है उसका ऑक्यूपाई किया हुआ, मतलब 90% उसका स्पेस बचा हुआ है और 10% ऑक्यूपाइड है। तो ये जो 10% ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उसी क्या बोलते हैं, मैटर का जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब मास तो हमको पता ही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर जिसकी हम लोग क्या स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में, कंपोजिशन, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। तो इस अब जैसे कि तीन वर्ड हमने यूज किया, ठीक है, कौन कौन सा, एक फर्स्ट हमने यूज किया कंपोजिशन, ठीक, सेकंड हमने यूज किया प्रॉपर्टीज और थर्ड हमने जो यूज किया वो है चेंजेस। ठीक, ये तीन वर्ड हमने जो यूज किए हैं, इन तीनों के बारे में अब जैसे मीनिंग तो सबकी पता है, कंपोजिशन मतलब उसमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अगर गैस है तो प्रेशर कितना है, सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। चेंजेस मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट में उसमें क्या चेंज आ रहा है, प्रेशर के इफेक्ट में उसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। और
एनवायरनमेंट में लगा रख दें, मान लो वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो नहीं है कि उसमें जो है लगातार अपने आप रेडिएशन हो रहा है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखेंगे। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, बेसिक सा एग्जांपल, ठीक, बेसिक एग्जांपल क्या लेते हैं, शुगर का, शुगर, ठीक है। तो शुगर का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। तो अगर मान लो इसमें हम ये कहें कि कार्बन का अमाउंट कितना है 50%, ठीक है, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 20%, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है 30%, ठीक, और मान लो इसका टोटल वेट कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हमने शुगर लिया और उसमें जो है कार्बन का अमाउंट जो है इस शुगर में 100 ग्राम में से कार्बन जो है 50% है, हाइड्रोजन जो है वो 20% और ऑक्सीजन जो है 30% है, ठीक है। तो अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें 50 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। इस तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, वाटर, तो इसमें कौन-कौन से कंपोजिशन हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक। एक और ले सकते हैं NH3, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बताता है, कंपोजिशन, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में जो उसके अलग-अलग एटम हैं, ठीक है, तो एटम का कंपोजिशन कितना है या उस पूरे मॉलिक्यूल में उसका एटम कितना पार्ट है, ठीक है, जैसे कार्बन का कितना पार्ट है 50%, इस पूरे शुगर के मॉलिक्यूल में कार्बन का जो पार्ट है 50% हो गया, हाइड्रोजन का जो पार्ट है वो 20% हो गया और ऑक्सीजन का पार्ट है वो 30% हो गया। इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं। अब जैसे सेकंड थिंग प्रॉपर्टीज पे हम लोग आ जाए, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज से क्या पता चलती है, शुगर की, शुगर हम लोग देख कर क्या बता सकते हैं, शुगर सॉलिड होता है, ठीक है, क्रिस्टल सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद खाने में कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, ठीक। दूसरी चीज अगर उसको हीट करते हैं नॉर्मल टेंपरेचर पे तो क्या लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक, और ज्यादा हीट करते हैं तो गैस बदल जाएगा। फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट कर जा रहा है, ठीक है। फिर मेल्ट करने के बाद अगर मान लो वो लिक्विफाई हो गया तो फिर से उसका बॉइलिंग पॉइंट में चेक कर सकते हैं कि कितने डिग्री पर वो बॉयल हो जा रहा है। तो ये सब वगैरह वगैरह अलग-अलग प्रॉपर्टीज जो है होती हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा चेंजेस, चेंजेस क्या, किसी भी मैटर में क्या चेंज हो रहा है। अब चेंज का एग्जांपल हम लोग देखने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास वाटर, ठीक, वाटर। क्या करें कि वाटर में हमारे पास 3 स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक, मतलब हमारी अर्थ एक ऐसी जगह है जहां वाटर तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो वाटर की 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक है आइस, एक है वाटर, एक है स्टीम, ठीक। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं हमारे पास वाटर की, इन्हीं में जो है हम लोग चेंजेस, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है या थर्ड पॉइंट है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि अगर हम आइस को हीट करते हैं, ठीक है, आइस को हीट करेंगे तो वाटर में चेंज होगा, वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम में चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक टर्म है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है, टेंपरेचर। क्यों, ये चेंज किसके कारण हो रहा है, टेंपरेचर के कारण, ठीक है। हीट हम उसको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, ठीक है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक। तो जो एक अगर ओवरव्यू देखें केमिस्ट्री का तो क्या है कि कोई भी मैटर है तो मैटर में होने वाली प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, उसमें होने वाले चेंजेस क्या हैं और उसमें कंपोजिशन क्या है, इन सब की स्टडी जो है बेसिक अगर कहें तो यही केमिस्ट्री है, ठीक। अब अगर और आगे ब्रॉड लेवल पे देखेंगे फिर बॉन्ड आ जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक। इस तरीके से जो है कई सारे पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। अब ये चीजें तो हमको क्लियर हो गई। अब हम आगे जो चलेंगे, आगे हमारे पास है कितने पार्ट में जो है मेजर केमिस्ट्री डिवाइडेड है, तो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारी केमिस्ट्री है मेनली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री,
एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। और फिफ्थ हमारे पास आता है क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो ये मेन 5 पार्ट में डिवाइडेड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है कि अभी जैसे मान लो फर्स्ट हमने बताया केमिस्ट्री के अंदर जो एक वर्ड था क्या, कंपोजिशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से एटम है, कौन कौन से मॉलिक्यूल है, किसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग क्लास 10 में तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट कार्बन एंड चैप्टर वाले में, कार्बन एंड कंपाउंड वाले में हम लोगों ने फार्मूला कैसे एम्पिरिकल फार्मूला डिजाइन होता है किसी भी कंपाउंड का वैलेंसी के हेल्प से, तो वो इसी पार्ट में आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, अब इसे यहां लिख देते हैं। It will, yeah, it tells about composition। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज रिलेटेड टू कार्बन कंपाउंड। तो ये कार्बन कंपाउंड से पूरा रिलेटेड है, मतलब कि हमारे केमिस्ट्री के पूरे ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ब्रैकेट में इसके लिख देते हैं क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर ये तीनों कहीं पर हैं, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इन तीनों को मिलाकर जो कंपाउंड डिजाइन होगा वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो गया, तो इसकी पूरी स्टडी जो है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे हैं, वो सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन सब की स्टडी जो है हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इट इज रिलेटेड टू कंपाउंड other than कार्बन। मतलब उसमें जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक साथ नहीं रहेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सीधे सीधे कि एग्जांपल से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज और एसिटिक एसिड ले सकते हैं। ठीक, और भी कई सारे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मान लो H2O हमने ले लिया, ठीक, CO2 हमने ले लिया और NO2 हमने ले लिया। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। या फिर NaCl ले लिया, बहुत सारे, चाहे जितने हम लोग कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक साथ ना, तो वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या बताता है, फिजिकल केमिस्ट्री बताता है, फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है फिजिक्स से। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग मेनली क्या स्टेट देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, उसकी वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसके मास में क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर भी जो है फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे, कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक, तो उसका फिजिकल प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए कितने हीट की जरूरत पड़ रही है, या फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट या फिर रिलीज कर रही है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी, मतलब जो साफ साफ हम लोग देख करके पता करते हैं, मतलब जो चीज हमको कैलकुलेट करना पड़े, तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, ऑल कैलकुलेटिव प्रोसेस, ऑल कैलकुलेशन या कैलकुलेशन प्रोसेस comes here। ठीक,
ऑल कैलकुलेशन प्रोसेस कम्स। तो जितने भी हमारी कैलकुलेशन वाले प्रोसेस है, अब जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि ये रिएक्शन जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, ठीक है, या कितने डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी, या कितने प्रेशर पे हो जाएगी, कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर मान लो पूछे कि इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए कितने हीट की जरूरत पड़ रही है, या किस ऑर्डर की रिएक्शन, अगर मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन अगर स्टार्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है तो कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, एक थोड़ा अलग ब्रांच है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, एनर्जी सेल के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस केमिस्ट्री रिलेटेड है किससे, न्यूक्लियस से। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एनर्जी सेल, ठीक। तो मेनली जो है केमिस्ट्री जो है 5 मेजर एरिया में डिवाइड किए गए हैं, और जिसमें हम लोग को अभी जो है मेन 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी, एक पढ़नी है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, एक पढ़नी है हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक पढ़नी है हमको फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो 3 पार्ट है हमारे, यही मेनली क्लास 11th में और क्लास 12th में ये पूरा डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। अब इन तीनों के बारे में हम लोग को जो पूरा हमारा इंटरमीडिएट का पार्ट है, क्लास 11 और 12 दोनों मिला करके यही तीनों चैप्टर हमको पढ़ना है। कुछ पार्ट हम लोग 11th में पढ़ेंगे तीनों के, कुछ पार्ट हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अब कैसे ये तीनों डिवाइड किए गए हैं इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए कि जो हमारे पास केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आता है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देखा जाए, मतलब कि इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है, तो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फर्स्ट नंबर पे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिर फिजिकल केमिस्ट्री को, उसके बाद लास्ट में आता है थर्ड प्लेस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब इन तीनों चीजें में स्टडी क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले अगर जो लास्ट प्रायोरिटी है उसको देखें, जो पीरियोडिक टेबल है पूरी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होने वाले रिएक्शन, इन सब के बारे में जो स्टडी है वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें चैप्टर आता है कौन सा, इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी केमिकल के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है, उसके जो मॉलिक्यूल है, उसको जो एटम है वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के अलग अलग सारे बॉन्ड हैं, ठीक। उसके बाद फिर उसका बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये सारी चीजें जो है इसमें स्टडी करते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिर आता है हमारे पास एक चैप्टर होता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जैसे क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आता है एक कई चैप्टर्स में डिवाइडेड है एक बड़ा क्लासिफिकेशन, वो है पीरियोडिक स्टडीज, पीरियोडिक स्टडी। हमने स्टडीज क्यों बोला इसमें, क्योंकि इस स्टडीज के अंदर हमारे पास 4 कॉलम है, ठीक। 4 कॉलम कौन कौन से, एक होता है हमारे पास एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। और एस ब्लॉक के अंदर जैसे कि हमको पता है 2 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से, अल्कली मेटल
और अल्कली अर्थ मेटल। तो फिर इसको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड करके हर एक दो चैप्टर बना दिया गया। कैसे? एक अल्कली मेटल वाला और एक अल्कली अर्थ मेटल वाला। फिर अगर हम पी ब्लॉक पे आ जाएं तो पी ब्लॉक में हमारे पास जो है कितने सीरीज होती है? एक हो गया सबसे पहले बोरॉन वाली सीरीज, फिर कार्बन वाली सीरीज, फिर नाइट्रोजन सीरीज, फिर ऑक्सीजन सीरीज, फिर हेलोजन सीरीज, फिर लास्ट में आता है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। तो मेनली हमारे पास 5 सीरीज जो है इससे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पी ब्लॉक से जो है 5 चैप्टर हमारे डिवाइड हो जाते हैं। फिर डी ब्लॉक में अगर आ जाए तो हमारे पास 3 सीरीज है, जो हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है बीच की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एक पीरियोडिक टेबल हम बना देते हैं यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, क्या हमारे पास एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट में है, पी ब्लॉक सबसे राइट में है, डी ब्लॉक बीच में है और एफ ब्लॉक नीचे। तो एस ब्लॉक जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक 1s और एक 2s। 1s क्या बोलते हैं उसको? अल्कली मेटल, और 2s को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। अब उसके बाद में पी ब्लॉक कई सारे हॉरिजॉन्टल कॉलम से डिवाइडेड होता है, बोरॉन, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हेलोजन, फिर इनर्ट गैस। तो ये पूरा पार्ट की स्टडी जो है अलग-अलग चैप्टर्स में हर एक पार्ट की स्टडी हम लोग करते हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास इस पे जो है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। फिर उसके बाद आता है लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, फिर आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी जो है पूरा कुल मिला करके इतनी ही स्टडी हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करनी है। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है ये दोनों रहता है। ठीक, 11th में भी रहेगा और 12th में भी रहेगा। ठीक, अब जो सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन कौन चैप्टर आते हैं? सबसे पहले आता है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक, उसके बाद आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आता है। उसके बाद आता है थर्मोकेमिस्ट्री आता है, थर्मोकेमिस्ट्री आता है। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, और भी बहुत सारे टॉपिक है। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा, और सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं। तो जितनी भी कैलकुलेशन वाली प्रोसेस है वो सब इसमें आते हैं। अब जो मेन पार्ट है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? अब जैसे मान लीजिए इसको हटा देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास कि कार्बन के कंपाउंड्स। तो कार्बन का बेसिक कंपाउंड एल्कोहल आएगा, फिनॉल आएगा, ईथर आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर मान लो कि ग्लूकोज आएगा। ठीक है, और उसके बाद शुगर आएगा, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, मतलब सबके बारे में कार्बन के ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी ऑफ important organic compounds and their properties। तो इन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो किसमें करेंगे? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अब ये जो हमारा 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे मान लीजिए कि क्लास 12 के बाद अगर आप लोगों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया, मतलब कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो क्या होगा कि
फर्स्ट ईयर में आपके पास जो है केमिस्ट्री के तीनों पार्ट रहेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सेकंड ईयर में रहेंगे और थर्ड ईयर में रहेंगे। थर्ड ईयर में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट मतलब 3 पार्ट आप लेते हैं, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड ईयर में एक पार्ट आपको छोड़ना रहता है, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जब एमएससी करेंगे, पीजी आप, तो पीजी में क्या होता है कि किसी एक ब्रांच से करना पड़ता है, मतलब या फिर हम लोग केमिस्ट्री से कर लें, या फिजिक्स से कर लें, या फिर मैथ से कर लें। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री से करते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास तीनों रहेगा, ठीक है। लेकिन सेकंड ईयर, पीजी सेकंड ईयर में आपको जो है इन तीनों में से एक प्रायोरिटी चुनना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सेकंड एक क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है, मान लीजिए कि 80% कट ऑफ रख दिया गया, 80% रख दिया कट ऑफ किसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 70% रख दिया कट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और 60% रख दिया कट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या कि पॉपुलर और जिसकी डिमांड ज्यादा है वो कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है इसी के अंतर्गत आती है, ठीक। तो जितनी भी डेली मेडिसिन डिस्कवर्ड होती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो है इसकी स्टडी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक। क्यों? रोजाना जो है लाखों मेडिसिन बनाई जा रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, वही पूरी पीरियोडिक टेबल फोकस है। तो जो पीरियोडिक टेबल जनरेट हुई है वो 50 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसे ही, आगे 50 साल बाद भी वैसे रहेगी। बस फर्क क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डिस्कवर्ड हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितने टेंपरेचर पे हो रहा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, तो ये क्या है, ये भी फिक्स है। मतलब अगर कोई रिएक्शन है, कोई कंपाउंड पहले से बना जा चुका है, तो उसकी रिएक्शन भी फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। जितने टेंपरेचर पे अभी हो रही है 100 साल बाद भी उतने ही टेंपरेचर पे होगी, ठीक। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, थर्ड पे आता है हमारा इनऑर्गेनिक, ठीक। अब ये हो गया हमारा क्या इंट्रोडक्शन, कैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, ठीक। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट जहां स्टार्ट होता है, ठीक, वो स्टार्ट होता है मैटर से। क्यों? क्योंकि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी केमिस्ट्री में वो क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ क्या, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकर्स इन मैटर। तो मैटर में जो मेन वर्ड है, मतलब जिसपे वजन है, वो कौन है, मैटर। तो मैटर के बारे में ही जो हम लोग पूरी स्टडी अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब जो है मैटर जो हमारा पार्ट है, ठीक है। अब डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया पहले, मैटर का एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो 3 तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक, 3 तरीके से। तो पहला तरीका हमारे पास जो होता है वो है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। सेकंड हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। और थर्ड हमारे पास आता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, अब मैक्रो और माइक्रो कहां से है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर है, ठीक, या मैक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री। जैसे मैक्रो इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे स्टील इंडस्ट्री हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। माइक्रो की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर, केमिकल, ये सब हो जाएगा, ठीक। तो मैक्रो जो थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, यहां पे लिखते हैं ब्रॉड लेवल, क्लियर हो जाए पूरा, या फिर लार्ज स्केल, लार्ज स्केल। और ये क्या होता है, स्मॉल स्केल। ये स्मॉल स्केल पे हम लोग बात करते हैं। अब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो हमको बेसिक हमारा मैटर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, प्लाज्मा और गॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बारे में केवल स्टेट पता हो, बस इतना ही काफी है, ठीक है। मेन स्टडी हम लोग को इन्हीं तीनों के बारे में करनी है, ठीक है, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में, ठीक है।
फिर आते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो है हमारा मैटर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, कैसे? एक प्योर में, एक मिक्सचर में। ठीक, एक प्योर फॉर्म में, एक दूसरा मिक्सचर में। ठीक है, प्योर वाला भी जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे? एक एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में। एक एलिमेंट में, दूसरा कंपाउंड में। मिक्सचर भी जो है दो पार्ट में हमारे पास डिवाइड होता है। कैसे? एक होमोजेनस मिक्सचर में और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक, तो इस तरीके से जो है जो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर का डिस्क्रिप्शन हो गया प्योर और मिक्सचर। प्योर क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइडेड है। एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है? बीच के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। मिक्सचर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो थर्ड हमारा डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो छोटे पार्ट हैं सब मैटर के, तो उसमें क्या क्या है? उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है। ठीक, और कौन है? एनर्जी सेल है। ये सारी अलग अलग चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। एनर्जी सेल है, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फिर न्यूक्लियस में रेडियस क्या है, उसकी स्पीड क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीजें जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारी आती हैं। ठीक, तो इन सब के बारे में मेजर जो डिवाइडेशन है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्योर, मिक्सचर। प्योर किसमें है? एलिमेंट कंपाउंड में डिवाइडेड है। मिक्सचर दो पार्ट डिवाइडेड है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एनर्जी सेल। अब इन सब चीजों के बारे में जो है आप लोग एक बार पहले से पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। 10th में तो पहले ही नहीं था, लेकिन क्लास 9th में पूरी चीजें आप लोगों ने एक बार पढ़ी है। कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, उनका कंपोजिशन कैसे होता है। ठीक, एलिमेंट कैसे डिवाइड होता है। ठीक, कंपाउंड कैसे डिवाइड होता है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, और कैसे दोनों में जो है अलग अलग हम लोग रखते हैं उनको। फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन कहां से आया, प्रोटॉन कहां से आया, न्यूट्रॉन कहां से आया। ठीक है, उसके बाद एनर्जी लेवल, ये सब कहां से आया। तो इन सब के बारे में जो है पूरा पूरा ये चैप्टर है। ठीक, अब जो फर्स्ट हमारा पार्ट है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, तो जाहिर सी बात है सब कुछ भूल गया होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग यही से करेंगे। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब आज के लेक्चर में जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूरा बात कर लेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फिर उसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक, तो मैटर हमारे पास तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? एक सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में, और तीसरा गैस में। ठीक, सबको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? आपस में पास पास होते हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? ना के बराबर। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या होता है? एकदम डिस्टेंट होते हैं। ठीक, अब अगर एक बात कही जाए, क्या यहां पे दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, F इक्वल टू Gm1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m2 हो गया, बीच की डिस्टेंस r। ठीक, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू Gm1 m2 by r स्क्वायर होता है। तो इसी के बिहाफ पे अगर हम यहां पे देखें, ठीक, अगर दो पार्टिकल यहां पे कंसीडर करें, दोनों पार्टिकल का मास सेम है mm, ठीक है, यहां पर सॉलिड केस में उनके बीच की डिस्टेंस यहां पर r क्या है? मिनिमम है। ठीक, तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा? जब r की वैल्यू मिनिमम है, देख लीजिए
फोर्स जो है, जो दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल के बीच में जो गैप है उसके ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कैसे? ये F है, ये R नीचे है, इसके ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जब इनवर्सली डिपेंड करेगा तो इसका मतलब R की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर R की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो R की वैल्यू जो मिनिमम हो जाएगी, ये देखते हैं, R की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो R की वैल्यू मिनिमम होगी तो F की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक, अगर गैस में तो गैस में क्या R की वैल्यू मैक्सिमम है तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मिनिमम हो जाएगी। ठीक, साफ साफ। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि R एंड F ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है? इन दोनों के बीच का है, ना तो गैस है ना तो सॉलिड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? R एंड F ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये मॉडरेट हो जाएंगे। मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो सॉलिड और गैस के बीच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ना सॉलिड के जितना हार्ड होगा वो और ना गैस के जितना सॉफ्ट होगा, वो क्या दोनों के बीच। तो इन सब के तरीके से जो है एक दो वर्ड हमारे पास डिराइव होते हैं यहां से। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब बीच का, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, और फोर्स का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, तो यहां से दो वर्ड हमारे पास डायरेक्ट होते हैं। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक होता है IMF, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा क्या होता है? IMD, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक, तो अगर देखें IMF क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगना फोर्स। तो यहां पर IMF की वैल्यू क्या है? यहां पर IMF की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम और IMD की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखें तो IMF और IMD ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे मॉडरेट। ठीक, यहां पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा? IMF क्या हो जाएगा? IMF की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम और IMD की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक, IMD की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, एक ही बार में सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेट चेंज कैसे होता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे जाता है? ठीक है, तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से गैस में जाएगा। तो कैसे होता है? अगर वापस आना चाहे तो लिक्विड से वापस सॉलिड में आ सकता है और गैस से वापस लिक्विड में आ सकता है। ठीक है, तो ये होता कब है? अगर सॉलिड को हम लोग क्या करें? हीट दे दें। ठीक है, लिक्विड को अगर हम लोग क्या करें? हीट दे दें तो क्या होगा? गैस में बदल जाएगा। अगर गैस से हम लोग हीट निकालें माइनस हीट तो क्या होगा? वो लिक्विड में बदल जाएगा। यहां पर अगर हीट निकालें तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक, अब होता क्या है कि स्टेट चेंज करने पर जैसे मान लो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर क्या करता है? वो एक तरीके का एक्सटर्नल एजेंट है। तो एक्सटर्नल एजेंट जब आएगा तो क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल क्या होंगे? आपस में वाइब्रेट करेंगे। तो जब वाइब्रेट करेंगे, अगर मान लो ये दोनों पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर हमको एनर्जी दे दी इसको, ये वाइब्रेट करेंगे। तो जब वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे। जब धक्का देंगे तो बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो गैप बढ़ेगा तो किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। और हमने एनर्जी दे दिया और तेज वाइब्रेट करने लगे। तो जब और तेज वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? और दूर हो जाएंगे। दो तरीके के वाइब्रेशन होता है हमारे पास। कौन सा? एक होता है इस डायरेक्शन में वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में जब ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो मोशन। ठीक, अप एंड डाउन मोशन। तो इधर के पार्टिकल डिस्प्लेस होंगे अप एंड डाउन मोशन में। जैसे दो पार्टिकल एक ही है, तो इधर ऐसे ऐसे पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएंगे वाइब्रेशन में। ठीक, तो जितना ज्यादा एनर्जी हम लोग देंगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा।
अगर मान लो कि हमने एनर्जी ले लिया गैस पार्टिकल से तो वाइब्रेशन कम हो जाएगा, वाइब्रेशन कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल आसपास में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कैसे टेंपरेचर देने पर क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन जो पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ये कंप्लीट होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी है कि सॉलिड जो है हार्ड होते हैं, लिक्विड जो है वो इसका वॉल्यूम और शेप साइज फिक्स होता है सॉलिड का, लिक्विड केवल वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, ठीक है। गैस में वॉल्यूम और शेप एंड साइज दोनों फिक्स नहीं होता। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी ये लोग आप लोग को पता होगा, ठीक। अब जो अगला हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी पूरा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए।